नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल। इंटीग्रल पूरा चैप्टर जो है उसको हर एक एक्सरसाइज वाइज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1। सो बेसिकली आज का वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पोर्शन जो वीडियो का है उसमें इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन होगा। जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज है उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखेंगे एंड थर्ड पोर्शन वीडियो का होगा जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आज के सेशन में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जिसको प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आते हैं। और इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक और छोटी सी चीज़ बताने के बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन जो है ना वो 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एंड डेरिवेटिव, ये तीन कंसेप्ट आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। इनकेस अगर आपका ये तीन में से कोई एक टॉपिक या तीनों टॉपिक वीक भी है, फिर भी हम ये सेशन में ट्राई करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से बातें सारी करें, ताकि जिन लोगों के प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है उन लोगों को भी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना। सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन एक्सरसाइज 7.1। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन। सो डेफिनेशन कहती है कि इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन का बहुत सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस कैसे हुआ वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी बात कि इंटीग्रेशन जो है ना वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। ये याद रखना, ये बहुत जरूरी। कभी भी आपको पूछे फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है। ये तो चलिए फिर भी ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि, या फिर धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे, इट इज एंटी डेरिवेटिव, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। बट एक और वर्ड है जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, इट इज प्रिमिटिव। तो ये वर्ड भी आप याद रखना। फाइंड द इंटीग्रेशन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और फाइंड द प्रिमिटिव। कोई भी क्वेश्चन आए आपको इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। इस तरीके से इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होगी। इसको एक एक करके अगर हम जाने, सो ये जो साइन है ना, इट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो आप फंक्शन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रांड। ये dx जो है ना, इसका मतलब है कि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब कि इट इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहला इंटीग्रेशन का साइन,
दूसरा वो फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और तीसरा कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब ये जो डेरिवेटिव में भी हमने सीखा है कि कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज जो हमारा सिलेबस है स्पेसिफिकली 12th क्लास का, उसमें मोस्ट ऑफ फंक्शन है वो एक्स में ही होंगे, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एक्स ही होगा। एक और चीज, अगर मान लीजिए आपको यहां से आंसर मिलता है, अगर आप f ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और आपको आंसर मिलता है g ऑफ x, वैसे आंसर आपको मिलेगा g ऑफ x प्लस c। ये c क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले समझते हैं कि आंसर जो है ना, आंसर में जो आपको फंक्शन मिलता है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल। इसलिए जैसे आपने डेरिवेटिव में दो शब्द बार बार सुने होंगे, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन। सो जो फंक्शन है उसको जिस प्रोसेस से हम आंसर तक पहुंचाते हैं डेरिवेटिव में, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और एट द एंड ऑफ डिफरेंशिएशन जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। सिमिलरली यहां पे भी जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन, एंड आफ्टर द प्रोसेस जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, आंसर में जो फंक्शन आएगा उसको बोलेंगे इंटीग्रल। एंड लास्ट में अगर हम बात करें कि ये c क्या है, इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। चलिए बहुत सिंपल सी बात हम एक एग्जांपल से समझने की ट्राई करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया है sin x और आपको कोई पूछे कि फाइंड डेरिवेटिव, तो आप क्या बोलेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन जो है वो sin x होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास फंक्शन sin x माइनस 3 है, अब सोचो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप बोलेंगे sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, एंड -3 है उसका 0 होगा, मतलब कि फाइनली आपका आंसर होगा cos x। अगेन बात है कि जब आप cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि अगर sin x -3 का डेरिवेटिव cos x हो रहा है तो डेफिनेटली cos x का इंटीग्रेशन sin x -3 होना चाहिए। अब ये दोनों चीजों को अगर हम एक साथ मिला के बोले तो क्या हो रहा है, तो आप देख पाएंगे कि अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ cos x की, तो उसका आंसर sin x भी आ रहा है, एंड उसका आंसर sin x -3 भी आ रहा है। और फाइनली अगर आप देखें, अगर इधर +3 होता तो आपका आंसर +or-0, मतलब कि फिर भी cos x ही आता। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन sin x +3 भी हो सकता है। सो फाइनली आप समझ सकते हैं यहाँ से कि cos x का इंटीग्रेशन है वो sin x हो सकता है, sin x +1 हो सकता है, sin x +2 हो सकता है, बट you can say it is sin x plus c, where c is constant of integration, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर में +c ऑलवेज आएगा। क्यों आएगा वो अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, एंड sin x प्लस कोई कांस्टेंट है तब भी उसका डेरिवेटिव cos x ही होता है। तो जब हम रिवर्स सोचेंगे तब हमें पता नहीं होगा कि उधर कोई कांस्टेंट है, और अगर है तो वो कांस्टेंट कौन सा है, इसलिए आंसर में ऑलवेज हम +c लगाते हैं। और इसकी वजह से इंटीग्रेशन जो है ना उसका आंसर हमें एग्जैक्ट नहीं मिलता है, उसमें कांस्टेंट का वेरिएशन होता है। मतलब कि अगर हम cos x के इंटीग्रेशन की बात करें तो उसमें sin x + c में c की वैल्यू क्या है वो हमें कभी पता
नहीं चल सकती है अनलेस कि कोई और डेटा हमें दिया जाए। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन का आंसर जो है ना आपको एग्जैक्ट नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है ना बेसिकली इस चैप्टर में हम दो पार्ट में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका होगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस ऑन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 3 पार्ट में हम अपना डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब बेसिकली अगर आप समझे तो देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर बेसिक क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला जो पोर्शन इसका होगा वो होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। एंड थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे आपको पता चलेगा कि इस पे एक एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे भी एक एक्सरसाइज है। इसके अलावा पूरा जितना इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है वो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। मतलब कि अगर आप इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन समझना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना बहुत ही जरूरी है। एंड पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये तो मेथड भी ऐसे है जिसमें बीच में कभी भी आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ सकती है। वैसे सब्स्टिट्यूशन आपने इससे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज किया होगा, लेकिन अगर उसके बारे में आपको आइडिया नहीं भी है तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक आपको समझ में आया कि इंटीग्रेशन के दो पार्ट है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पे। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के 3 मेथड है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट इंटीग्रेशन के ये 3 मेथड पे जाने से पहले सबसे पहला हमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में और थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। कुछ वर्किंग रूल्स है उसको समझते हैं और ऐसे ही कुछ वर्किंग रूल्स आपने डेरिवेटिव में एंड लिमिट में भी सीखे होंगे। फर्स्ट, अगर कभी आपको एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स ऐसे दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एंड बीच में जो भी साइन है प्लस माइनस वो करेंगे एंड उसके बाद आप जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं दोनों फंक्शन को इंटीग्रेशन का साइन भी सेपरेट दे रहा हूं एंड उसके साथ साथ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी सेपरेट दे रहा हूं, क्योंकि आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ अगर आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है, सो दिस इज मीनिंगलेस। जब तक आप ये नहीं बताते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तब तक इंटीग्रेशन के साइन एंड उस फंक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी से आप हैबिट डालिए कि पहले इंटीग्रेशन का साइन करना है, उसके बाद फंक्शन लिखना है, उसके बाद वेरिएबल लिखना है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। चलिए सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना चाहे तो आपका आंसर है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं होता है। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं।
तो क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, तो यहाँ पे बिल्कुल कोई मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर दोनों फंक्शन का रेशियो भी होता, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में भी है, तब भी आप दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। थर्ड वर्किंग रूल इज कि आपको एफ ऑफ एक्स को तो इंटीग्रेट करना है, बट उसके बाजू में कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तब क्या करें, तब आप उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन की प्रोसेस से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे। फोर्थ वर्किंग रूल इज कि एफ ऑफ एक्स तो है, उसके बाजू में कोई कांस्टेंट भी है, लेकिन इस बार मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, तो क्या करें, तो फॉलो फर्स्ट वर्किंग रूल, दोनों को सेपरेटली आप इंटीग्रेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को भी इंटीग्रेट करेंगे एंड कांस्टेंट को भी इंटीग्रेट करेंगे। अब किसी भी कांस्टेंट को कैसे इंटीग्रेट करना है वो अभी थोड़ी देर में आगे हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि इंटीग्रेशन जो है ना वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो आपको आंसर में वो फंक्शन वापस मिल जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का जो साइन है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। मतलब कि जैसा इनवर्स फंक्शन में होता है, अगर आप देखें तो हाँ, तो मैं बता रहा था जैसे कि आपके पास कभी भी ऐसा आए साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स, तो जिस तरीके से हम साइन एंड साइन इनवर्स को एलिमिनेट करके आंसर में एक्स लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि वहां पे भी साइन एंड साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन थे, सिमिलरली यहाँ पे भी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो वो नलीफाई हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी भी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद वापस उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको आंसर f ऑफ x ही मिलेगा। बट इस बार क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो वहां पे जरूर आएगा। तो ये कुछ बेसिक वर्किंग रूल्स है अबाउट इंटीग्रेशन। इसके बाद हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में भाई एक चीज बहुत जरूरी है कि बहुत सारी आइडेंटिटीज आएंगी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इंटीग्रेशन में मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो तो सबको समझ में आता है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपका जो मेमोरी पावर है उसका भी टेस्ट होता है। तो सारी चीजें आपको साथ साथ में याद रखनी पड़ेगी, तो ही आपको इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसको जब आप उसके क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जब एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंटली आप कर पाएंगे। ठीक है, सो बहुत सिंपल सिंपल बातें हम अभी करने वाले हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ हम स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। मतलब बिल्कुल सिंपल है, x की पावर n है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। बहुत सिंपल बात है, आपको सोचना है एक ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने से आपका आंसर जो है ना वो x पावर n आता हो। सोचो, तो डिफरेंशिएट करने से x पावर n आता है, मतलब कि फंक्शन x पावर n प्लस 1 रहा होगा, तब उसको डिफरेंशिएट करने पे क्या हुआ होगा कि n प्लस 1 जो पावर है ना उसमें से एक पावर कम होके n हो गया होगा। लेकिन आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में तो क्या होता है कि एक पावर कम तो जरूर होती है, बट पावर आगे भी आता है। तो x रेस टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव x रेस टू n तो होता है, बट आगे n प्लस 1 भी होता है। तो उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे n प्लस 1 भी रखना पड़ेगा और प्लस c तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन है ना वो x पावर n होता है। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। कुछ एग्जांपल से इसको समझने की ट्राई करते हैं।
लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो बहुत सिंपल बात है, जो आइडेंटिटी है उसको फॉलो करना है। पावर में 2 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस। बहुत ध्यान से देखिए, जो भी पावर है x का उसमें एक ऐड कर देना है। एक ऐड करने के बाद जो पावर बनता है उसी से आपको डिवाइड कर देना है। एक और एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स रेस टू 4। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, तो फंक्शन जो है ना वो 1 बाई एक्स रेस टू 4 नहीं, आपको देखना पड़ेगा इट इज एक्स रेस टू माइनस 4 dx। अब ये अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक 1 बाई एक्स रेस टू एम जब ऊपर जाता है तो वो एक्स रेस टू माइनस एम हो जाता है। तो फिर अब यहां से आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि x की पावर -4 है, उसमें +1 करना है, याद रखना। तो -3 होगा और डिवाइड बाई -3 प्लस से, ये आपका आंसर होगा। इसको और थोड़ा ढंग से लिखना है तो -1/3 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में 1/x³ प्लस से भी लिख सकते हैं। अगेन यही वाली बात है कि पावर माइनस था तो डिनोमिनेटर में जाके उसको प्लस कर दिया। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx, तो इसको आपको समझना पड़ेगा इट इज x पावर 1/2। तो बहुत सिंपल बात है, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर में 1/2। और अब इसको इंटीग्रेट करना है तो जो पावर है 1/2 उसमें +1 करना है, मतलब कि 3/2 हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस सी आ जाएगा। एंड और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 जो है ना वो आ जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, और x रेस टू 3/2 प्लस सी, ये होगा आपका आंसर। इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं कि देखिए यहां पे क्या हुआ कि हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे तो वहां पे हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया, मतलब कि अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, सिर्फ हमने रूट एक्स को लिखने का तरीका x पावर 1/2 है, मतलब इंटीग्रेशन नहीं हुआ है अब तक। उसके बाद वाले स्टेप में आप देखेंगे तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है, इसलिए ये इंटीग्रेशन का साइन और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन दोनों हट चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब तक किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट ना करें, जब तक आप फंक्शन को सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तब तक इंटीग्रेशन का साइन एंड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन दोनों रखना है। जिस स्टेप में आप इंटीग्रेशन करते हैं उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हटा देना है एंड प्लस सी लगा देना है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई थिंक 3 एग्जांपल हमने किए। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/x⁻², और इसको हम लिखेंगे x⁻⁻²। एंड x⁻⁻² को हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में +1 करेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से डिवाइड करेंगे प्लस सी करेंगे तो 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा। x⁻1/2 को हम वापस √x पे लिख सकते हैं तो आंसर आएगा 2√x। तो ये बहुत जरूरी चीज है जो हम डिस्कस कर रहे थे आइडेंटिटीज, उसमें सेकेंड आइडेंटिटी अगर आप ऐड करना चाहें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx होता है 2√x प्लस सी। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने देखी, उसके बाद ये है सेकेंड आइडेंटिटी। उसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो मान लीजिए कहीं पे ऐसा आ जाए e⁻log x dx। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको लग सकता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट है बहुत इजी। आपको log की कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि इस log के बेस में भी अगर e है और log x पूरा का पूरा जो है वो e का पावर है, तो
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता है सिर्फ ये x। तो आपको सिर्फ x का ही इंटीग्रेशन पूछा है। अब आप बोलेंगे x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कुछ नहीं, x मतलब x पावर 1 समझो और पावर में एक ऐड कर दो तो x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट 1 बाई एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करना है तो आप समझेंगे इसको, इट इज एक्स रेस टू माइनस टू डी एक्स, और माइनस टू एक्स रेस टू माइनस टू में एक्स रेस टू एन वाली आइडेंटिटी लगा दे तो एक्स रेस टू माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन प्लस सी, बोले तो माइनस वन बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको भी आप एज एन आइडेंटिटी याद रख सकते हैं। बहुत जरूरी, बार बार यूज होने वाली जो बातें होगी उसको मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा। जितना मैक्सिमम याद रखेंगे आप इस चैप्टर में उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। ठीक है, चलिए और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻10 बहुत सिंपल, x⁻11/11 प्लस सी। कोई अगर मान लीजिए आपको पूछे x² इंटू x³ का इंटीग्रेशन तो आप बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे, इट इज x⁻5, क्योंकि x² इंटू x³ x⁻5 होता है और इसका इंटीग्रेशन x⁻6/6 प्लस c होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ k। अभी थोड़ी देर पहले हम वर्किंग रूल में बात कर रहे थे, कोई कांस्टेंट आ जाए तो क्या करें? कांस्टेंट को बाहर निकालो। चलो कांस्टेंट को बाहर भी निकाल लिया, फिर इंटीग्रेट कैसे करें? तो इंटीग्रेशन का फंक्शन तो कोई है नहीं, इंटीग्रेंड तो कोई है नहीं, किसको इंटीग्रेट करना है? कोई नहीं है, तो चलो 1 तो होगा ही वहां पे। 1 का मतलब होता है x⁻0, और x⁻0 को अगर x पावर n के हिसाब से हम इंटीग्रेट करें तो इट शुड बी x पावर 1/1 प्लस c। इसका मतलब होता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x। तो आगे से कोई भी आपको पूछे कि बताओ बेटा 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 5x। मान लीजिए कोई आपको बोले कि 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4x, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, इस बार हमें पूछ रहे t के रिस्पेक्ट में, तो अगर x के रिस्पेक्ट में 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है तो t के रिस्पेक्ट में 4 का इंटीग्रेशन 4t प्लस c होगा। क्लियर? चलिए कुछ और आइडेंटिटीज पे अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। सोचो एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव e⁻x होता है, तो आप बोलेंगे e⁻x का ही डेरिवेटिव e⁻x होता है, तो मैं बोलूंगा कि e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है। सिक्स्थ आइडेंटिटी a⁻x। a⁻x किसका डेरिवेटिव होता है? सोचो, अगर आपके पास फंक्शन में a⁻x है तो उसका डेरिवेटिव तो a⁻x इंटू log a होता है, तो यहाँ पे a⁻x डिवाइड बाई log a प्लस c इंटीग्रेशन होगा। अब आपको राइट साइड में जो फंक्शन दिख रहा है c के साथ भी, c तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन तो 0 ही होने वाला है। बाकी के पार्ट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको a⁻x आंसर में मिलेगा। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x इज a⁻x डिवाइड बाई log a। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे से छूट गई है जो मैं यहाँ पे सेवेंथ आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी उस तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे कि इट इज x⁻1 एंड इंटीग्रेशन होगा x⁻1 प्लस 1, 0/0 प्लस c, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया।
तो भाई फंस गए। अब 1/x को कैसे इंटीग्रेट करें? तो बहुत सिंपल बात है, आप सोचो ना, एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा log x या log mod x प्लस सी, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर 1/x आएगा। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x शुड बी log x प्लस सी। मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि आप जानते होंगे कि log के अंदर की जो क्वांटिटी है ना, इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट बेसिक एंड 7 आइडेंटिटीज एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर ले। फर्स्ट आइडेंटिटी थी x⁻n। इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो n की वैल्यू -1 हो गई तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, और वहां पे आप कुछ और करते हैं वो फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करते हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी पे बात हो गई। ये सेकंड आइडेंटिटी जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, अगर आप याद रखना चाहे तो आपका काम इजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इज 2√x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज -1/x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x होता है, e⁻x का e⁻x, a⁻x का a⁻x डिवाइड बाई log a, एंड 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। अब यहाँ पे एक गलती होती है, और वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या गलती होती है। देखो, कई बार क्या होता है कि हम x⁻5 को तो इंटीग्रेट कर देते हैं x⁻6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम 5x को इंटीग्रेट करते हैं 5x+1 डिवाइड बाई x+1 प्लस 6, और ये आप जानते हैं कि पाप है, इस तरीके से आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये गलती ना हो उसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी पड़ेगी कि x⁻n जो है ना, सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन जो है वो x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी होता है, और वो भी जब n की वैल्यू -1 ना हो तब। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वाली आइडेंटिटी आप तभी यूज करेंगे जब यहाँ पे वेरिएबल हो एंड पावर में कांस्टेंट हो। तो भाई दूसरी वाली आइडेंटिटी कौन सी है? दूसरी वाली आइडेंटिटी है ये a⁻x dx, और इसको आप ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे a⁻x डिवाइड बाई log a प्लस सी। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है तभी आप इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ये दो बहुत जरूरी बातें मैंने आपको बताई, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तब आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, जब कांस्टेंट पावर वेरिएबल है तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करें। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और अब आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पे। अभी तक हमने टोटल 7 आइडेंटिटीज की है। बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 9, विच इज योर फेवरेट, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। ये होता है क्या, वो जानने के लिए आपको बताना पड़ेगा एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव sin x होता है। तो आपके माइंड में आएगा cos x, लेकिन ये गलत है क्योंकि cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है। तो sin x का इंटीग्रेशन -cos x होना चाहिए। कैसे कैसे कैसे? तो सोचिए, अगर आपको पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ -cos x क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो माइनस को बाहर निकालेंगे और फिर आप cos x को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही आप cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर -sin x आएगा, एंड माइनस माइनस प्लस होके आपका आंसर sin x आ जाएगा। इसका मतलब अगर -cos x का डेरिवेटिव sin x होता है तो sin x का इंटीग्रेशन -cos x होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो याद करो वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव cos x होता है, तो आपको बहुत इजीली पता होगा sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज
साइन एक्स। अब यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है, ध्यान से सुनना। साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कोस एक्स होता है, बट इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, बट इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है। अब मैंने प्रॉब्लम आपको बता दिया, उसको हैंडल कैसे करना है वो आपके हाथ में है। एक बार फिर से बताता हूं, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस cos x होता है, बट इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। दूसरी बात जो मैंने बताई, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, बट cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है। क्लियर? चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। तो आपको सोचना है एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज tan x। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज cosec स्क्वायर एक्स। तो आंसर आएगा इसके बाद। अगर मैं आपको पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, तो अब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि sec x है ना भाई, उसका डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स होता है, दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स इज sec x। एक और cosec x इंटू cot x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए माइनस cosec x प्लस sec। तो बस आज के सेशन में ये फर्स्ट 13 जो आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई, हम उसी के ऊपर स्ट्रिक्ट रहेंगे, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और यही सारे कंसेप्ट, यही डेफिनेशन और यही वर्किंग रूल्स को हम फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात है, उसको डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज 7.1 एंड उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो एक छोटा सा नोट मैं आपको बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। इफ integration of f of x with respect to x is g of x plus c, then integration of f of ax plus b is g of ax plus b plus c। देखिए बहुत ध्यान से, अगर f of x कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन g of x होता है, तो f of ax plus b का इंटीग्रेशन g of ax plus b plus c तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ डिवाइड में a भी आएगा। ऐसा क्यों होता है वो समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको f of ax plus b मिलेगा। कैसे? तो देखिए, g of x का डेरिवेटिव तो f of x ही होगा, क्योंकि f का इंटीग्रेशन g है। तो g of ax plus b को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर में आएगा f of ax plus b। लेकिन फिर क्या है कि ax plus b को भी आपको डिफरेंशिएट करना होता है, चेन रूल याद करो, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव याद करो, तो a से मल्टीप्लाई भी होगा, वो ये a के साथ कट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा f of ax plus b। और इसलिए f of ax plus b का इंटीग्रेशन g of ax plus b तो होगा, लेकिन डिवाइड में a भी आएगा। और एक छोटी सी चीज, इट इज वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन ओनली। मतलब कि जब तक वहां पे लीनियर फंक्शन होगा तभी तक ये कंसेप्ट काम करेगा। अगर लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर कोई और लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा कुछ आ गया तो फिर ये चीज काम नहीं करेगी। तो एक तो रीजन मैंने बताया कि राइट हैंड साइड में जो आपको लिखा है उसका डेरिवेटिव ये होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। दूसरी चीज जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन से समझ सकते हैं, जो इसके बाद वाला टॉपिक है। सब्स्टिट्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि जो 13 आइडेंटिटीज है उसमें जहां जहां पे आपको x दिख रहा है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए,
ये जो आप x देख रहे हैं इसकी जगह पे कोई भी लीनियर फंक्शन है तो वो लीनियर फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसकी जगह पे अगर कोई लीनियर फंक्शन है तो वो लीनियर फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा और उसका डिनोमिनेटर सॉरी उसका कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज एप्लीकेबल होगी। कांस्टेंट में तो फिर लीनियर आने का सवाल नहीं है। इसमें यहाँ पे अगर कोई लीनियर फंक्शन होगा तो यहाँ पे वो लीनियर फंक्शन आ जाएगा और उस लीनियर का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे भी लीनियर है तो यहाँ पे भी लीनियर रहेगा और उस लीनियर का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी, ये सारे x की जगह पे कोई भी लीनियर फंक्शन अगर आएगा तो वो लीनियर फंक्शन राइट हैंड साइड में जहां जहां पे x लिखा है वहां पे आ जाएगा। ये सारी जगह पे लीनियर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में उस लीनियर में जो x होगा उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाने की ट्राई करता हूं। अगर आपको कोई पूछे कि e रेस टू 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप बोलेंगे e रेस टू 2x प्लस 3 प्लस c, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर देंगे, ये ध्यान रखना। इधर आप देख रहे हैं x e रेस टू x, बेसिक फंक्शन e रेस टू x था आइडेंटिटी में, उसकी जगह पे कोई लीनियर आ गया तो भी वही रहेगा, सिर्फ लीनियर का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेकिन जो धमाकेदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनना। अगर कोई आपको बोले कि e रेस टू साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप कभी भी e रेस टू साइन x प्लस c या फिर x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करने की गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि x के प्लेस पे अभी जो फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, वो लीनियर फंक्शन नहीं है। और ये चीज मैंने पहले ही बता दी कि ये वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शन में ही होल्ड करेगा। अभी 13 आइडेंटिटीज में जहां जहां पे x है वहां पे अगर कोई लीनियर फंक्शन आ जाए तो आंसर वही रहेगा, वही आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे। डिफरेंस सिर्फ कितना होगा, उस लीनियर का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेकिन अगर लीनियर की जगह पे कोई और पार्ट आता है, कोई और फंक्शन आता है तो फिर ये 13 में से कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो बाद में देखेंगे। क्लियर? तो अभी तक का जो हमारा डिस्कशन है उसको जल्दी से मैं आपको समराइज कर देता हूं। सबसे पहला काम हमने जो किया वो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन एंड उसके कंसेप्ट और उसकी टर्मिनोलॉजी समझने का। सेकंड काम जो हमने किया वो इंटीग्रेशन के वर्किंग रूल्स है उसको समझे। थर्ड काम जो किया वो ये बेसिक 13 आइडेंटिटीज एंड उसके ऊपर कुछ कुछ हमने क्वेश्चंस किए। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन के 7.1 एक्सरसाइज के पहले जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको बोला है राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखिए ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है वो मैं सिर्फ एक बार आपको बता के फिर उसको हम तो इंटीग्रेशन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेसिकली क्वेश्चन में हमको ये पूछा है कि आप एक ऐसा फंक्शन फाइंड करो जिसका डेरिवेटिव जो है ना वो cos 2x आता हो। तो क्या है कि बाद में हम बोल सकते हैं कि cos 2x का इंटीग्रेशन जो है ना वो ये वाला फंक्शन होगा। तो आपको सोचना है कि cos आंसर में आया तो sin 2x होगा, लेकिन sin 2x का डेरिवेटिव तो cos 2x के साथ साथ इंटू 2 भी होगा। तो मतलब कि वो 2 को हटाने के लिए हमें sin 2x के नीचे 2 भी लिखना पड़ेगा। अब आप फिर से ये जो फंक्शन है ना sin 2x/2 इसको डिफरेंशिएट करो तो 1/2 बाहर आ जाएगा। sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x हो जाएगा, n 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। अब वो वाला 2 और जो बाहर 2 था वो दोनों कट हो जाएंगे, आंसर में आ जाएगा cos 2x। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी अगर होता तो उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होने वाला था। मतलब कि यहाँ पे हमारा आंसर sin 2x/2 प्लस c आने वाला है। और
थोड़ी देर पहले हमने सीखा था cos x का इंटीग्रेशन। मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि हमने क्या सीखा है। हम ये चीज सीख चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि cos के अंदर कोई लीनियर फंक्शन है ना भाई, तो भी उसका इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी ही होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि वो लीनियर का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाता है। मतलब कि ये हमारा आंसर है। अगर आप इंटीग्रेशन से सोचे या एंटी डेरिवेटिव मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सोचे। क्लियर। चलिए अब तो हम क्या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये सब तो छोड़ो, हमें तो सिर्फ 3x² प्लस 4x³ को इंटीग्रेट करना है। बहुत धीरे धीरे आराम से चलेंगे एक एक चीज को समझते हुए। सबसे पहली बात कि यहाँ पे f ऑफ x एंड g ऑफ x दो फंक्शन है, तो हम दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे एज पर दी फर्स्ट वर्किंग रूल। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे और x² को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 4 कांस्टेंट है उसको भी बाहर ले लेंगे, x³ को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे 3 तो बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन x³/3 होता है, प्लस 4 x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 होता है। अब 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, आपका आंसर x³ प्लस x⁴ प्लस c आ जाएगा। सिमिलरली ये थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी हम बहुत जल्दी से 1/x को इंटीग्रेट करें तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यही कहता है कि आपको सिर्फ एक ऐसा फंक्शन आइडेंटिफाई करना है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ऑब्वियसली इट इज log x। और वैसे भी हमें पता है कि आइडेंटिटी में भी हमने देखा था 1/x का इंटीग्रेशन log x ही होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में भी कुछ है एंड डिनोमिनेटर में भी कुछ है, और प्रॉब्लम यह है कि इस बार हमारे पास क्वोशंट रूल अवेलेबल नहीं है। मतलब कहने का कि इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x² dx ऐसा या इस तरीके से और भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो करें कैसे? तो बहुत सिंपल बात है, इस तरीके की सिचुएशन में आपको x³ माइनस 1 जो है ना उन दोनों को x² सेपरेटली डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने आएगा x माइनस 1/x²। और अब आप इस दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएंगे। x का इंटीग्रेशन भी आपको पता होना चाहिए, 1/x² का इंटीग्रेशन भी पता होना चाहिए। x तो बहुत सिंपल है बेचारा, x²/2 बोल के खत्म हो जाएगा। 1/x² अगर आपको याद है तो वो -1/x होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। आइडेंटिटी नंबर 3 शायद आप वापस चेक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी बहुत सिंपल, दोनों को आप सेपरेटली इंटीग्रेट करिए। इसमें x का पावर 2/3 है तो उसमें +1 करेंगे हम एंड उसी से हम डिवाइड कर देंगे। एंड 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x होता है और यहाँ पे आ जाएगा x⁵/3। नीचे भी 5/3 होगा, वो ऊपर आके 3/5 हो जाएगा प्लस x प्लस c। और लास्ट में भी हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। और अब जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले 2/3 को इंटीग्रेट किया था वैसे 3/2 को भी करें तो 5/2 होगा और डिवाइड में आएगा 5/2 जो आगे आके 2/5 बन जाएगा। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है एंड -1/x का इंटीग्रेशन -log mod x प्लस c होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अलग करेंगे प्लस cos x को भी अलग से इंटीग्रेट करेंगे। साइन x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, साइन x का डेरिवेटिव
कोसेक्स होता है बट इंटीग्रेशन माइनस कोसेक्स होता है। सिमिलरली कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है बट इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होगा और ये आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और इस तरीके का कोई वर्किंग रूल हमारे पास है नहीं, तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फंक्शन बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। और अब हमें पता है कि हमें दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करना है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स को भी इंटीग्रेट करेंगे एंड कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स को भी इंटीग्रेट करेंगे। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस कोट एक्स होता है एंड कोसेक इंटू कोट का इंटीग्रल भी आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वापस एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स है लेकिन डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर एक्स है और अभी भी क्वोशंट रूल हमारे पास है नहीं। तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने सिखाया, आप ऊपर वाले दोनों टर्म को डिनोमिनेटर सेपरेट दे दो और अलग भी कर दो। 1/cos² को कैसे इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ cos²। ना 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 मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करें, 1/cos² को हम sec स्क्वायर एक्स लिख देंगे एंड sin बाई cos tan होता है, फिर भी एक cos बच जाएगा, उसको हम sec लिख देंगे तो इट इज sec x इंटू tan x। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद रखना पड़ेगा, tan x होता है, sec x इंटू tan x का भी याद रखना पड़ेगा, sec x होता है एंड प्लस सी तो आएगा ही। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाय दिस। मतलब हमें बोला है कि जो कैपिटल F है ना, इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f इज कैपिटल F, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन होता है और ये हमारे पास f ऑफ x प्लस सी आने वाला है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि f ऑफ x हमारे पास दिया है 4x³ माइनस 6, तो इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आता है और वो f ऑफ x प्लस सी के इक्वल आने वाला है। सो 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x³ को इंटीग्रेट करेंगे x⁴/4 आएगा, माइनस 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू x आ जाएगा एंड प्लस सी आएगा। अच्छा जी, हमें बोला है एंटी डेरिवेटिव f है, ऐसा बोला है भैया जी, तो एक छोटी सी गलती हो गई। हमें बोला है कि स्मॉल f का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F है, तो हम प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, हमें पता ही है कि सिर्फ f है तो वहां पे प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो f ऑफ x हमें मिल चुका है, ये 4 से 4 कट भी हो चुका है और एक तरीके से देखे तो हमें आंसर मिल चुका है f ऑफ x इज x⁴ माइनस 6x प्लस सी। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि c की वैल्यू हमें पता नहीं है और वो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बोला है कि f ऑफ 0 जो है ना वो 3 है। अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ 0 सॉरी कैपिटल f ऑफ 0 क्या होना चाहिए, 0⁴ माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी, और ये आंसर हमें दिया है 3 क्वेश्चन में। तो ये 0 और फाइनली आपको c इक्वल टू 3 मिल जाएगा। सो यहाँ से अगेन आप बोल सकते हैं कि कैपिटल f ऑफ x जो पहले हमें x⁴ माइनस 6x प्लस सी दिख रहा था, उसमें c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और फाइनली आपको जो एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f कैपिटल F फाइंड करना था वो आपको मिल चुका है। चलिए अब यहां से स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 7.1। एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में हम करेंगे, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो सारे हमने कंसेप्ट और डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज किए, खास करके इंटीग्रेशन के आइडेंटिटीज जो 13 की है वो बहुत जरूरी है। जब तक आप वो याद नहीं रखेंगे तब तक ये वीडियो देखने का या क्वेश्चन सोल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इससे आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करिए, कंसेप्ट को समझिए, फिर वीडियो को देखिए और फिर खुद से आप प्रैक्टिस करिए। हम यहाँ पे लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक।
चलिए, तो अगेन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है ना, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। एग्जाम में कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए मैं सीधा आपको इंटीग्रेशन करके ही बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन x का जो इंटीग्रेशन है ना, वो माइनस कॉस होता है, बट क्योंकि अभी साइन 2x है तो उसका इंटीग्रेशन cos 2x होगा, बट आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। इसके साथ साथ बार बार एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन में साइन 2x का जो इंटीग्रेशन पूछा है, उसकी जगह पे हमें पूछा होता इंटीग्रेशन ऑफ साइन ई रेस टू एक्स, तो हम कभी भी इसको माइनस कोस ई रेस टू एक्स प्लस सी नहीं लिखते, बिकॉज दिस थिंग इज वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन ओनली। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज sin 3x, बट x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन इज e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन। तो हमें तो सिर्फ क्या याद रखना होता है, e रेस टू x अगर होता तो इंटीग्रेशन क्या होता, e रेस टू x। तो e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x प्लस सी। लेकिन ध्यान रखना है x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, अगर भूल गए तो गए समझिए। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे x का स्क्वायर होता तो हम इंटीग्रेशन करते x क्यूब डिवाइड बाई 3, लेकिन x के प्लेस पे लीनियर है तो यहाँ पे लीनियर आएगा। लेकिन फिर x का कोएफिशिएंट a भी है तो डिनोमिनेटर में a भी आएगा। एंड साथ साथ में आप याद रखेंगे कि अगर अगर ये ax प्लस बी लीनियर फंक्शन की जगह पे कुछ और फंक्शन होता तो आंसर बिल्कुल ऐसा नहीं आता। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स, तो आपको इसको साइन रेस टू 4x बाई 4 प्लस सी, या फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस होता है और क्यूब का 4/4 होता है, ऐसा कुछ भी करने की गलती आप मत करना। तो अगर आप इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो आपके माइंड में बार बार ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अच्छा ऐसा नहीं करना है तो करेंगे कैसा। तो इसका बहुत क्लियर आंसर ये है कि क्या करेंगे उसको आप छोड़ दो। अभी तो सिर्फ ये समझो कि क्या नहीं करना है, समझ रहे। सिर्फ बेसिक 13 आइडेंटिटीज है वो, और वो सारी 13 आइडेंटिटीज में अगर x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे डील करना है, सिर्फ इतना आज के दिन में आपको समझ में आना चाहिए। चलिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके पास दो फंक्शन है sin 2x एंड 4 इंटू ई रेस टू 3x। तो हम दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x dx। साइन 2x को आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x होता है, बट x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे। माइनस 4 कांस्टेंट है, ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 3x होता है, x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड भी कर देंगे n प्लस। ये होगा हमारा आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 4 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, e रेस टू 3x को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे और लास्ट में 1 को भी इंटीग्रेट करेंगे। अभी अभी हमने देखा कि e रेस टू x का इंटीग्रेशन, अगर e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x प्लस c होता है तो e की पावर में कोई भी लीनियर फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन भी वही होता है। वही मतलब e रेस टू ax प्लस बी, बट x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो e रेस टू 3x में ये जो 3x है ना, इसको हम लीनियर बोलते हैं।
तो इंटीग्रेशन तो e⁻³ ही होगा, बट x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, बाजू में 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x प्लस c होता है। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। हाँ जी, यहाँ पे वापस आप देखेंगे तो दो फंक्शन है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट रूल हमारे पास है नहीं, तो एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोनों के साथ करना पड़ेगा, तो 1 के साथ जब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस, अब 1/x² के साथ जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर कट हो गए, सिर्फ 1 बचेगा और इसका ही इंटीग्रेशन हमें पूछा है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम दोनों फंक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट करेंगे एंड 1 को भी करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो अभी तक सबको पता चल जाना चाहिए, x³/3 एंड -1 है तो x होगा इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो हम तीनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, bx को इंटीग्रेट करेंगे एंड c को भी इंटीग्रेट करेंगे। a कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, अगेन b कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, c कांस्टेंट है बाहर आएगा 1, या फिर dx का इंटीग्रेशन x होता है n प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे c ऑलरेडी यूज हो चुका है तो हम c डैश या c1 या d या कुछ और भी लिख सकते हैं कांस्टेंट के तौर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर हम बात करें तो दो टर्म है, दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे, 2x² को भी करेंगे एंड बाद में e⁻x को भी करेंगे। 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेना है, एक्स स्क्वायर को x³/3 लिखना है इंटीग्रेशन, e⁻x का तो आपको याद ही है e⁻x होता है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, अब यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप ये समझे कि इसका इंटीग्रेशन जो है ना वो √x -1/√x होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c नहीं होता है, क्योंकि अभी जो आप ये देख रहे हैं वो लीनियर फंक्शन नहीं है, नॉट अ लीनियर फंक्शन, तो आप इसको ऐसे तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, स्क्वायर को ओपन करो ध्यान से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, वो कट हो जाएगा √x एंड 1/√x और ऐसा बनेगा। अब क्या करना है, अब आपके पास 3 टर्म है, तीनों को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x and integration of -2. So integration of x is x²/2 plus 1/x का क्या आपको याद है अभी तक, log mod x होता है एंड 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x प्लस c होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पता है कि क्वेश्चन रूल तो हमारे पास है नहीं, और जब जब क्वेश्चन रूल की जरूरत पड़े तो हम क्या करते हैं, सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं सारे टर्म्स को। तो ऊपर 3 टर्म है, तीनों को हम x² से डिवाइड कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या बनता है। तो यहाँ पे आएगा x, उसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, -4 कांस्टेंट है, अंदर बनेगा 1/x², उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इनटू x -4। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फेज, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज -1/x प्लस c, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, या फिर बच्चों की तरह ऐसे आप करिए कि 1/x² को इंटीग्रेट करना है तो इसको -2 लिखो पहले, फिर इसको इंटीग्रेट करो, मतलब कि -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 प्लस c करो, बाद में इसको x⁻1/-1 प्लस c लिखो, फिर इसको -1/x प्लस c भी लिख सकते हैं, तो मैंने वही यहाँ पे डायरेक्टली किया। चलिए आगे की बात करें तो यहाँ पे p अगेन डिनोमिनेटर में √x है, सबको सेपरेट देना पड़ेगा, x³/√x प्लस 3 x/√x एन प्लस 4 1/√x।
अब रूट एक्स का जो मतलब होता है वो एक्स रेस टू 1/2 होता है, वो ऊपर आके बन जाएगा एक्स रेस टू 3 माइनस 1/2। यहाँ पे आपको पता है x बाई रूट एक्स होता है, रूट एक्स का मतलब x रेस टू 1/2 होता है। एंड इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/√x का इंटीग्रेशन आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था। ये 3 टू 6 माइनस 1 5/2 होगा, और यहाँ पे है x रेस टू 1/2 और यहाँ पे है 1/√x। अब ध्यान से देखिए, x रेस टू n बन चुका है, इंटीग्रेशन x रेस टू n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है, तो 5/2 प्लस 1 करना पड़ेगा और वो होता है 7/2। इसको 7/2 से डिवाइड करे या 2/7 से मल्टीप्लाई करे, दोनों एक ही बात होती है। 3 कांस्टेंट है, अगेन 1/2 में प्लस 1 करे तो ये 3/2 होगा और आगे आएगा 2/3 प्लस 4। 1/√x का क्या आपको याद है, मैंने याद रखने के लिए बोला था 2√x, और फाइनली अगर देखे तो 2/7 x रेस टू 7/2 प्लस 3 3 कैंसल 2 इंटू x रेस टू 3/2 प्लस 4 2 8√x प्लस c, और ये आपका आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे बहुत ही धुरंधर बात है कि भैया अब तो हम ना तो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, और ना ही ऐसे सबको सेपरेट दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो भी तो प्रॉब्लम है। तो इस बार कुछ हमें अलग सोच अपनानी पड़ेगी, और ये जो अलग सोच है वो ये कि आप इन दोनों का पेयर बनाओ और इन दोनों का पेयर बनाओ, और फर्स्ट पेयर जो है ना उसमें से x² कॉमन निकालो, तो ऐसा बनेगा। अब आपके पास जो दो टर्म्स है उसमें से भी x-1 को कॉमन निकालो, तो x² प्लस 1 बचेगा, और x-1 तो है ही। फिर x-1 कट हो जाएगा और x² प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। इंटीग्रेशन x² का भी होगा, इंटीग्रेशन 1 का भी होगा। x² का इंटीग्रेशन x³/3 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और प्लस c तो लगाना ही है, और ये आपका आंसर होगा। सोचो, अगर क्वेश्चन जो है वो ऐसा ना हो के, अगर ऐसा होता x² माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, तो आप क्या करते? तो कुछ नहीं, ऊपर जैसे क्यूबिक को फैक्टराइज किया वैसे लीनियर को भी करो, x-3 x प्लस 2 और x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, और x-3 का इंटीग्रेशन तो सब लोग जानते हैं, x²/2 माइनस 3x प्लस c। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इतना सुनने के बाद हो सकता है आपके माइंड में कुछ और भी क्वेश्चन आए, जैसे कि भाई ऐसे फैक्टराइज नहीं हुआ और फैक्टराइज होने के बाद कॉमन फैक्टर्स कट नहीं हुए तो क्या करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में, मतलब कि जब भी आपके सामने p of x डिवाइड बाई q of x ऐसी सिचुएशन आए, एंड डिग्री ऑफ p of x इज ग्रेटर और इक्वल डिग्री ऑफ q of x, जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, ध्यान से सुनना, न्यूमेरेटर में भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसके इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, एंड न्यूमेरेटर का जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के इक्वल है या ज्यादा है। इस केस में आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन का यूज करना है, जो आप 10th क्लास में करते होंगे।
क्या 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 सर, ये क्या बोला, लॉन्ग डिवीजन का यूज करना है? मतलब ये कि एक एक्स्ट्रा स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा चेक करता हूं कि यस, चलिए मैं आपको समझाने की थोड़ी सी, ब्लैक स्क्रीन की जगह पे व्हाइट स्क्रीन होता तो अच्छा रहता। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी रैंडम क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अब इस केस में आप अगर न्यूमेरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करना चाहेंगे तो मुश्किल काम होगा। दूसरी चीज, अगर कर भी लिया तो जरूरी नहीं कि उसमें x प्लस 1 एक फैक्टर होगा ही और वो कट हो जाएगा, बाद में सिंपल क्वाड्रेटिक होगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेना है। क्या 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 सर, डिवाइड कर लेना मतलब ऐसे है जो 10th क्लास में आप डिवाइड करते थे ना, x प्लस 1 से ऐसे। फिर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल तो आपको याद होना चाहिए, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज करते हैं, फिर ये कट हो जाता है और ये -4x² आ जाएगा, ऊपर से x नीचे आ जाएगा, फिर आप -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² एंड -4x हो जाएगा, फिर प्लस प्लस होगा, फिर ये 5x होगा, ऊपर से 5 नीचे आएगा, इधर हम +5 करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, साथ में +5 भी होगा, फिर साइन चेंज करेंगे -10 आ जाएगा। और अब आपको याद होगा कि ये इंटीग्रेशन तो एज इट इज रखेंगे, डिनोमिनेटर x प्लस 1 भी एज इट इज रखेंगे, बट ये जो पॉलिनोमियल है ना, अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर मतलब कि -10। ऐसा करने से क्या होगा, जब x प्लस 1 दोनों को सेपरेट देंगे तो इधर एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 ही बचेगा और इधर -10/x प्लस 1 बचेगा। लेकिन अगर कोई बोले कि सर हमको ये सेपरेट देने वाली कहानी समझ में नहीं आई, तो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि x प्लस 1 वहां पे कट हो रहा है और वो तभी होगा अगर आप सेपरेट देंगे। अगर आपने डायरेक्ट यहां से x प्लस 1 को कट करने की गलती की तो फिर आपको भगवान ही बचा सकता है, इसलिए सेपरेट दिया। दूसरी चीज, कोई अगर बोले कि सर ये जो था न्यूमेरेटर में उसकी जगह पे ये कैसे लिख दिया, वो नहीं समझ में आया, तो वो भी बहुत सिंपल सी चीज है। जब आप मान लीजिए 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 2 ज़ा 8 और इधर रिमाइंडर होगा 2। मतलब मैं आपको ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये 10, इधर जो पॉलिनोमियल है ना इसको आप 10 समझिए, इसको इसकी जगह पे कुछ और लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। समझे कि नहीं? तो अभी इस क्वेश्चन में भी मैंने कुछ ऐसी ही हरकत की है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल था ना उसकी जगह पे लिखा है दिस इंटू दिस प्लस दिस। क्लियर? चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं एक एक करके सारे टर्म्स को। पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, -4 कांस्टेंट है, देन इंटीग्रेशन ऑफ x होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, +5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 5x होता है, -10 कांस्टेंट है एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1। अब इस मोमेंट पे आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है ना, वो log mod x प्लस c होता है। तो ये 1/x तो नहीं, बट x के प्लेस पे लीनियर है तो भी हमारा काम तो हो ही जाएगा, log mod x प्लस 1 प्लस c, ऐसा आंसर आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आई थिंक 13th क्वेश्चन हमने किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, इसमें भी हमारे पास दो दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में, एंड प्रोडक्ट रूल जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। अब रूट एक्स को तो आप जानते हैं इट इज एक्स पावर 1/2, उसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे। इसको भी आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं
x इंटू रूट एक्स मतलब x इंटू एक्स रेस टू 1/2 मतलब कि इधर 1 है इधर 1/2 है, तो x का पावर 1 प्लस 1/2 बोले तो x पावर 3/2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको x टू दी पावर 3/2 को इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहे हैं। इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है भाई लोग, अभी हम करने वाले हैं। सो x रेस टू 1/2 है तो n प्लस 1 करना पड़ेगा, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा, और 3/2 से डिवाइड भी करेंगे। सिमिलरली 3/2 में अगर प्लस 1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और 5/2 से डिवाइड भी करेंगे। और जो हर बार मैं बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में 3/2 आएगा तो आगे आके 2/3 हो जाएगा, वो मैं ये वाला स्टेप एक स्किप कर रहा हूँ। एंड आई होप ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, अगेन रूट एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, एक्स स्क्वायर एंड रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले x के पावर में 1/2 है, इधर 2 है, 2 प्लस 1/2 5/2 होता है, तो ये हो जाएगा x पावर 5/2। याद रखना अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, और इधर भी आप देखेंगे तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, और इधर तो अपना पहले से ही 1/2 बना हुआ है। अब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, और इसलिए अभी तक मैंने इंटीग्रेशन का साइन एंड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी सब जगह पे रखा है। अब आप जानते हैं कि x⁵ का इंटीग्रेशन x⁵ होता है। कैसे? तो n+1 करना होता है ना, तो 5/2 प्लस 1 किया तो 7/2 आया। अब 7/2 से डिवाइड करो या 2/7 से मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही बात होती है। 2 कांस्टेंट है, 3/2 है पावर में तो 5/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 5/2 हो जाएगा, वो आगे आके 2/5 बन जाएगा। आगे है 3, x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x⁵3/2 और आगे आ जाएगा 2/3 एंड प्लस c तो आएगा ही। सो फाइनल आंसर 3 2 6/7 x⁵7/2 प्लस 4/5 x⁵5/2 प्लस 2 x⁵3/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टर्म है, तीनों को इंटीग्रेट करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे, -3 कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, cos x को इंटीग्रेट करेंगे, एंड लास्ट में e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे। x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x²/2 होता है, -3 cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c होता है। लास्ट में ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा और वही आंसर होगा। अगेन 3 टर्म है, तीनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करना है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² को इंटीग्रेट करेंगे, -3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, 5 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x। इंटीग्रेशन ऑफ x² इज x³/3, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x, ना 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 ना, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 रूट एक्स तो अभी आप जान गए होंगे कि x पावर 1/2 होता है, इंटीग्रेशन x पावर 3/2 एंड आगे 2/3 होता है प्लस। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इधर आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। चलिए अगेन 2 टर्म है और दोनों का प्रोडक्ट है। एग्जांपल में हमने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, sec x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो sec² x को इंटीग्रेट करेंगे, बाद में हम sec x इंटू 10x को भी इंटीग्रेट करेंगे। sec² का इंटीग्रेशन 10x होता है, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है, और ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में sec² डिवाइड बाई cos²। अब यहाँ पे हमारे पास ना तो कोसेंट रूल है और ना ही डिनोमिनेटर में जो cos² है उसको हम सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या करें? तो आप जानते हैं भाई, जब भी फंसते हैं तो साइन कोस ही हमारा माई बाप है, तो साइन कोस ही हमें बचाता है, तो यहाँ पे भी साइन कोस ही हमें बचाएगा। कहने का मतलब सारे फंक्शन को साइन कोस में कन्वर्ट करो, तो sec² हो जाएगा 1/cos²x, cosec² हो जाएगा 1/sin² x dx।
साइन स्क्वायर है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है वो उसके नीचे आएगा, एंड साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बनेगा टेन स्क्वायर एक्स। और अब बच्चा फंस जाएगा कि सर मुझे जहां तक याद है साइन कॉस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर सेक इंटू टेन कोसेक इंटू कोट, सिर्फ इतने ही फंक्शन, सिर्फ इतने ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन आपने बताए हैं। ये तो आया टेन स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन कैसे करें? चलिए दो आइडेंटिटीज और आपकी हेल्प के लिए दे देता हूं। आई थिंक 13 तक किया था। आइडेंटिटी नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स जो है ना वो एक्चुअल में कुछ है ही, कुछ होता ही नहीं है, उसको आपको ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करके, फिर आप सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स आएगा, माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी, और इस तरीके से आपका आंसर जो है वो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो सर क्या कोट स्क्वायर के केस में भी ऐसा होता है? बिल्कुल सही समझे बबुआ, कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स एंड माइनस वन का माइनस एक्स प्लस। तो बहुत जरूरी बात है कि जब भी टेन स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं भैया जी, कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ऐसी कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है भाई? तो आपको मैं बता दूं कि 10th क्लास में आपने तीन आइडेंटिटी सीखी है, उसमें से एक है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू वन, और बाकी की दो आपके सामने 14th एंड 15th में टेन स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने हेल्प में ली। क्लियर? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है कोस स्क्वायर, और इसको आप इजीली दोनों को सेपरेट दे सकते हैं। और फिर टू तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इधर ध्यान रखना पड़ेगा ये माइनस है, साइन बाई कोस तो 10 होता है, फिर भी एक सेक कोस बच जाएगा, वो ऊपर आके सेक बनेगा, मतलब कि सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, एंड माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होगा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एंटी डेरिवेटिव पूछा है भाई लोग, एंटी डेरिवेटिव तो मतलब हमें तो इंटीग्रेशन ही निकालना है रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का, और दुनिया गवाह है कि हम पहले रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और बाद में वन बाई रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। रूट एक्स को आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ टाइम हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। रूट एक्स का मतलब एक्स पावर वन बाई टू होता है, जब उसमें प्लस वन करेंगे तो एक्स पावर थ्री बाई टू होगा, और डिवाइड में थ्री बाई टू लिखो या मल्टीप्लाई में टू बाई थ्री लिखो, दोनों एक ही बात होती है। एंड दोस्तों वन बाई रूट एक्स का मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, जो आपने याद अभी तक रखा नहीं होगा, अब दो तीन बार उसका भी यूज आ चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको अब शायद मेरी बातों पे थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा होगा कि हाँ भाई याद जो रखने के लिए बोले वो याद रखना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और बाकी है, वो भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव हमें दिया है, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब आप समझदार है कि हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में अब आप धीरे धीरे करते करते स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री, और ये एक्स रेस टू माइनस फोर होगा। चलिए कर लेते हैं एक बार के लिए, और ये एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एंड एक्स रेस टू होगा ये
-3 डिवाइड बाई -3 n प्लस सी। सो फाइनली हमें एफ ऑफ एक्स मिलने वाला है x⁴ प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 कट 1/x³ प्लस सी। ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ चुका है, लेकिन अभी भी सी जो है ना वो मिसिंग है, और वो फाइंड करने के लिए हमें एक डेटा दिया है कि भैया आप एफ ऑफ 2 की वैल्यू ले लो, वो 0 है। तो एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ 2 जो है ना वो 2⁴ प्लस 1/2 का क्यूब प्लस सी होगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो x⁴ प्लस 1/x³ वाला सिर्फ ये दो टर्म है, मतलब ये दो में से कोई तो हमारे आंसर में आ नहीं सकता। दूसरी चीज, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सामने जाके सी की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, मतलब यही हमारा आंसर होगा। फिर भी अगर आप करना चाहें तो 16 2⁴ एंड 1/2³ मतलब 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगी, और फाइनली इसको आप वापस फंक्शन में रखेंगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? सो फाइनली यहाँ पे जो हमारा कमिटमेंट था वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने बात की थी कि सबसे पहले इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझेंगे, फिर कुछ आइडेंटिटी सीखेंगे, फिर एनसीईआरटी 7.1 के पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं वो करेंगे, और बाद में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ से डिलीवर करने की ट्राई की है। अब आप तक कितना पहुंचा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। इसके साथ साथ ये जो है ना आपका इंटीग्रेशन का फंडामेंटल जो बेसिक है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब इसके बाद आपको जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की, जो हम नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसको आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जो एक्चुअल इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है ना दोस्तों, वो सिर्फ दो एक्सरसाइज में छुपा हुआ है एनसीईआरटी की 7.2 एंड 7.3, जिसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में टाइम लेके हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।